हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आप सभी लोगों के साथ में इस चैनल पर डेली एक्शन प्लान शेयर किया जाता है, जिसमें आपको मिलती है एक क्लास। उस क्लास को आपको देखना होता है। उसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है उसके ऊपर हम बनाते हैं एक क्विज़, और फिर उस क्विज़ का सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर किया जाता है इन डिटेल्स। तो आज का जो हमारा क्विज़ था वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस टॉपिक के ऊपर था। छोटा सा क्विज था, 10 क्वेश्चंस थे। वन बाय वन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे नीट या जेईई मेंस के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप इन सॉल्यूशन वीडियोस को रिवीजन के तौर पर भी या क्वेश्चन बैंक के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following was a drawback of Rutherford's planetary model of atom? First option, it was unable to explain the continuous nature of hydrogen spectrum. तो बेसिकली ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिस्क्रीट होता है। और हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था वो उस डिस्क्रीट नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। नहीं, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से भी एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर एंड नेगेटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ। तो न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया था। ऑप्शन सी, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्कैटरिंग एंगल ऑफ एल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्कैटरिंग एंगल है वो डिपेंड करता है कि आपके एल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितनी दूर से गुजर रहे हैं। जो एल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका एल्फा पार्टिकल है। तो आपका एल्फा पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी की न्यूक्लियस से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमने देखा था कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा, इसका मतलब एल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतने करीब से गुजरेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया, इसका मतलब एल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से हेड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्कैटरिंग एंगल भी ज़्यादा होगा, राइट। तो आपका जो स्कैटरिंग एंगल होता है, स्कैटरिंग एंगल जो होता है, वैसे तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी बताया था, बट यहाँ पे इतना ध्यान रख लो, इट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर, नहीं, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब उल्टा बोल दो, हमने लिखा है स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर, और ऑप्शन में दे रखा है स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेज। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, व्हेन स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेज इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेज, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनती है। तो लाइमन सीरीज में आपका n1 जो है वो तो हो जाता है 1, मतलब 1 में जंप करना है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी, तो आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो ही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। और फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जस्ट सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट हो जाएगी, राइट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी आपकी 1/λL r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3r डिवाइडेड बाय 4। तो λL आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 3r। और अगर अपन बामर सीरीज़ के बारे में बात करें, तो बामर सीरीज़ के लिए भी अपन सेम लॉजिक लगाएंगे। बामर सीरीज़ के लिए n1 तो हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा आपका 3 से 2 में जंप कर रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी आपको बामर सीरीज़ की। तो 1/λb जो हो जाएगा वो हो जाएगा r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, यानी कि हो जाएगा 9 - 4 दैट इज
5 टाइम्स आर डिवाइडेड बाय 36। तो लेमडा बी हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स आर। हमसे पूछा गया है इनका रेशियो, तो लेमडा एल डिवाइडेड बाय लेमडा बी अब तो निकाल ही सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3r और उल्टा करके लिख दो 36 डिवाइडेड बाय 5r। r से r कैंसिल आउट हो गया, 4 से 9 टाइम्स 36 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 27। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज विजिबल टू आईज। तो मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया था क्लास के अंदर कि जो बामर सीरीज है वो विजिबल लाइट वाले रीजन के अंदर होती है, वो ही हमें दिखाई देती है आंखों से। बाकी सब या तो यूवी या फिर इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, हमें अदर तरीकों से उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखो, कह रखा है हमें द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition. ठीक है, तो देखो 3 से 1 में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर रहा आपका 3rd ऑर्बिट, ये रहा आपका, पता है ना ऑर्बिट्स के बीच का स्पेस कम होता चला जाता है, तो ये रहा आपका 2nd ऑर्बिट और ये रहा आपका 1st ऑर्बिट। और अगर 4th बनाओगे तो थोड़ा पास में बना देना, 5th बनाओगे तो थोड़ा और पास में बना देना। तो अभी हमें ऐसा कह रखा है कि यहाँ से जंप करके कहाँ पर आ रहा है, 1 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो रेडिएशंस मिल रही है वो यूवी रेडिएशंस है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लाइमन सीरीज के अंदर यूवी रेडिएशंस ही मिलती है, हमें पता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड, अब देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर सेकंड में कोई भी एटम जंप करेगा तो वो बामर सीरीज होगी, और बामर सीरीज विजिबल लाइट के अंदर होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक कह रखा है, तो और हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि लाइमन सीरीज का है, 4th ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि बामर सीरीज का है, 1st ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि बामर सीरीज का है। सबसे ज़्यादा चांसेस जो है इंफ्रारेड रीजन के अंदर वो 4 से 3 इससे यहाँ पर जंप होने के हैं, जो कि बेसिकली पास्चन सीरीज़ का होगा, और पास्चन सीरीज़ जो होती है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है। मतलब ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या दे रखा है 6th के अंदर, the series corresponding to the minimum wavelength transition in hydrogen atom। तो लाइमन सीरीज जो होती है वो यूवी रेज होती हैं, और यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो अगर आप मिनिमम वेवलेंथ की बात करोगे तो वो लाइमन सीरीज हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं, in a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass m2, the distance of closest approach is r0, the energy of the projectile is। तो हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको यहाँ पर सिंपली एनर्जी लिखा गया है, ठीक है, वही बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी k टाइम्स पहले का चार्ज है Z1, दूसरे का चार्ज है Z2, डिवाइडेड बाय दोनों की जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो है r0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी जो एनर्जी है वो केवल और केवल Z1 और Z2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको नज़र आ रही है। मतलब ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइमन सीरीज इज कंटिन्यूस। नहीं, कोई सी भी स्पेक्ट्रल सीरीज कंटिन्यूस नहीं होती, सारी डिस्क्रीट होती है। बामर सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ये भी गलत हो गया, बामर सीरीज जो है वो विजिबल लाइट के अंदर होती है।
पास्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। 4th इसलिए कर रहता है क्योंकि ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड में होती है, इसमें विजिबल रीजन में बता रखा है। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the ratio of shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series? तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात करी थी, और यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है, मैंने क्लियरली बताया था। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज की आखिरी जो लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर अपन बामर सीरीज़ के बारे में बात करें तो बामर सीरीज़ के लिए N1 तो हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। लास्ट लाइन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/λb इज इक्वस टू R टाइम्स 1/2 का स्क्वायर 4, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब R डिवाइडेड बाय 4। तो λb आ जाएगा आपका सिंपली 4 डिवाइडेड बाय R। और अगर अपन लाइमन सीरीज़ के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा N1 इज इक्वस टू 1 एंड N2 इज इक्वस टू इन्फिनिटी। तो 1/λ हो जाएगा आपका सिंपली L टाइम्स 1/1 का स्क्वायर 1, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, दैट इज R। यानी कि लैम्डा L जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/R। अब आपसे λb डिवाइडेड बाय λL पूछा गया है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय R, और इसको उल्टा कर दो 1 डिवाइडेड बाय R, R से R चला जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्विज था, आज के क्विज में केवल और केवल 10 ही क्वेश्चन थे। कल का जो क्विज होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। पूरे हाइड्रोजन का जो बूहर मॉडल है वो हम कल पढ़ने वाले हैं, तब और मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। What is the wavelength of least energetic photon emitted in the Lyman series of the hydrogen atom spectrum? अब देखो least energetic photon की बात करी जा रही है। अब least energetic photon का मतलब है जिसकी wavelength सबसे ज़्यादा हो, और जो longest wavelength होती है वो हम कैसे निकालते हैं। अगर अपन Lyman series के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अपन N1 तो खैर 1 होगा ही होगा, N2 को अपन ले लेते हैं कितना, ये हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है hc/λ, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी अपने आप ही क्या हो जाएगी, लीस्ट एनर्जी हो जाएगी। चलो तो ये आ जाएगा आपका 1/λL इज इक्वस टू R टाइम्स 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाना चाहिए आपका 1 - 1/4 करेंगे तो 3R डिवाइडेड बाय 4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो λL की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3R। और जब ये वैल्यूज़ आप रखोगे, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.097, तो लगभग 3, मतलब 4 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो लगभग 133 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122 नैनोमीटर। आप सॉल्व करके देखना, आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 120 नैनोमीटर आ जाना चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए। इसको आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122 नैनोमीटर। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। सो आज का जो क्विज था वो बेहद आसान था, वेरी इजी की कैटेगरी में अपन रखते हैं इसको। आई होप आपको हमारी ये जो सीरीज़ है टॉप 15 क्वेश्चंस वाली, ये पसंद आ रही होगी। हो सकता है अभी आपको इसकी वैल्यू ना पता चले, बट आप जस्ट एक बार एक सिनेरियो इमेजिन करो जिसमें आपको हर टॉपिक के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तो आपके लिए सीरीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो आप इस सीरीज़ के वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए